गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है पृष्ठ रसायन और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है कोलोइडी विलयनों के गुण। कई इंपॉर्टेंट गुण हमने पढ़े हैं। आज अगला कोलोइडी विलयनों का गुण है स्कंदन या अवक्षेपण, कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसे कहते हैं स्कंदन या अवक्षेपण? देखो, जो द्रव विरागी शोल होते हैं, द्रव विरागी शोल आसानी से नहीं बनते क्योंकि इनमें कोलाइडी कणों और प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं के मध्य जो है प्रतिकर्षण बल होता है। तो इसलिए जो द्रव विरागी शोल होते हैं वो आसानी से नहीं बनते और उनका जो अस्थायित्व होता है, स्टेबिलिटी जो होती है, वो भी कम होती है। देखो, हम जानते हैं कि जो शोल होते हैं, कोलोइडी विलयन होते हैं, कोलोइडी विलयनों में कोलोइडी कण जो होते हैं वो विद्युत आवेशित होते हैं। कोलोइडी कणों पर क्या होता है? विद्युत आवेश होता है, या धनावेश होता है या ऋण आवेश होता है। मान लीजिए ये एक द्रव विरागी शोल है, ये बड़े वाले जो हैं ये कोलोइडी कण है। तो जो शोल होता है, शोल या तो धनावेशित होता है या ऋणावेशित होता है, यानी कि शोल में कोलोइडी कण या तो धनावेशित होते हैं या ऋणावेशित होते हैं। मान लीजिए इसमें धनावेशित शोल है, कोलोइडी कणों पर धनावेश है, तो देखिए कोलोइडी कणों पर आवेश होने के कारण ही जो द्रव विरागी शोल होते हैं वो अस्थायी होते हैं। कोलोइडी कणों का आवेश द्रव विरागी शोल के अस्थायित्व के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि आवेश होने के कारण कोलोइडी कण जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। अगर हम किसी प्रकार से कोलोइडी कणों के पर जो ये आवेश है इसको अगर हम हटा दें तो हटाने पर इनके बीच का जो प्रतिकर्षण है वो खत्म हो जाएगा और ये जो कोलोइडी कण है ये एक दूसरे के समीप आकर के पुंजित हो जाएंगे और गुरुत्वीय बल के कारण धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे, यानी कि इनका अवक्षेप बन जाएगा। तो स्कंदन या अवक्षेपण, अवक्षेप बन जाएगा, इसी को कहते हैं स्कंदन या अवक्षेपण। तो स्कंदन या अवक्षेपण की परिभाषा क्या लिखेंगे, ये नोट करिए। कोलोइडी कणों का नीचे बैठ जाने का प्रक्रम, कोलोइडी कणों का नीचे बैठ जाने का प्रक्रम स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। कोलोइडी कणों का नीचे बैठ जाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। देखो, यहां हम जो द्रव विरागी शोल है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो द्रव विरागी शोल होते हैं उनका स्कंदन, स्कंदन का मतलब उनके कोलोइडी कणों का अवक्षेपण, उनके कोलोइडी कण नीचे बैठ जाते हैं। द्रव विरागी शोल के का जो स्कंदन होता है वो कई प्रकार से हो सकता है। द्रव विरागी जो शोल होते हैं इनका स्कंदन कई प्रकार से किया जा सकता है। जैसे देखो, मैंने ये बताया कि द्रव विरागी
शोल का स्कंदन कई प्रकार से किया जा सकता है। पहला देखिए, वैद्युत कण संचलन द्वारा। वैद्युत कण संचलन द्वारा देखो, वैद्युत कण संचलन में जो कोलॉइडी कण होते हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं और इलेक्ट्रोड पर पहुंच करके वो विद्युत उदासीन हो जाते हैं, अपना आवेश वो इलेक्ट्रोड को दे देते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं। स्कंदन या अवक्षेपण किसे कहते हैं? कोलॉइडी कणों का अवक्षेपित होना ही कहलाता है स्कंदन या अवक्षेपण। एक तो इस प्रकार से हो सकते हैं, दूसरा दो विपरीत आवेशित सोल को, दो विपरीत आवेशित सोल को मिश्रित करके देखो, जब दो विपरीत आवेशित सोल को परस्पर समान मात्रा में मिलाते हैं तो वे एक दूसरे को स्कंदित कर देते हैं, एक दूसरे के कोलॉइडी कणों को वे अवक्षेपित कर देते हैं। देखो, जैसे धनावेशित सोल है, मान लीजिए फेरिक ऑक्साइड का, धनावेशित सोल कहीं का है, ये फेरिक ऑक्साइड का, फेरिक ऑक्साइड का धनावेशित सोल होता है और आर्सेनियस सल्फाइड का सोल जो होता है वो ऋणावेशित होता है। आर्सेनियस सल्फाइड ये क्या होता है? ऋणावेशित सोल, और ये दर विरोधी सोल है। तो जब दो विपरीत आवेशित दर विरोधी सोल को परस्पर समान मात्रा में मिलाते हैं तो वे दोनों एक दूसरे के कोलॉइडी कणों को अवक्षेपित कर देते हैं और इसी को बोलते हैं पारस्परिक स्कंदन। इसे क्या बोलते हैं? पारस्परिक स्कंदन, है ना। जैसे जब हम फेरिक ऑक्साइड सोल में समान मात्रा में आर्सेनियस सल्फाइड सोल मिलाते हैं तो क्या ये एक दूसरे के कोलॉइडी कणों को अवक्षेपित कर देते हैं। देखो, मान लीजिए एक के कोलॉइडी कणों पर, जैसे मान लो ये फेरिक ऑक्साइड सोल है, धनावेश है, दूसरे के कोलॉइडी कणों पर ऋणावेश होगा तो धनावेश ऋणावेश के साथ मिलकर के एक दूसरे को उदासीन कर देगा, तो जिससे इनके बीच का जो प्रतिकर्षण है वो खत्म हो जाएगा और ये परस्पर मिलकर के क्या अवक्षेप बना देंगे। तीसरा है क्वथन द्वारा, मतलब उबालकर। देखो, जब हम द्रव विरागी सोल को गर्म करके उबालते हैं तो उबालने पर जो सोल होता है वो अवक्षेपित हो जाता है, क्योंकि उबालने पर जो प्रक्षेपण माध्यम के जो अणु होते हैं वो कोलॉइडी कणों से टकराते हैं और कोलॉइडी कणों की टक्कर से जो अधिशोषित परत होती है कोलॉइडी कणों के ऊपर वो टूट जाती है, वो विक्षुब्ध हो जाती है, जिससे कोलॉइडी कणों का आवेश कम हो जाता है और अंततः जो कोलॉइडी कण होते हैं वो अवक्षेपित हो जाते हैं। चौथा, लगातार अपोहन से। देखो, जो दरविरागी सोल होते हैं इनका स्कंदन जो है कई प्रकार से किया जा सकता है, उनमें एक ही है लगातार अपोहन से।
देखो, जब अपोहन की क्रिया लगातार करके कोलाइडी विलयन में से संपूर्ण वैद्युत अपघटय निकाल देते हैं। देखो, कोलाइडी विलयन के अस्थायित्व के लिए थोड़ी मात्रा में कोलाइड सोल में वैद्युत अपघटय आवश्यक होता है। थोड़ी मात्रा में जो है वो सोल को अस्थायित्व प्रदान करता है। तो लेकिन जब अपोहन की क्रिया के द्वारा लगातार अपोहन करके सारा वैद्युत अपघटय निकाल देते हैं तो कोलाइडी कण अवक्षेपित हो जाते हैं। पांचवा, वैद्युत अपघटय डालकर, वैद्युत अपघटय डालकर। देखो, जब हम किसी द्रव विरागी सोल में कोई वैद्युत अपघटय मिलाते हैं, जब हम किसी द्रव विरागी सोल में, मान लीजिए ये क्या है, द्रव विरागी धनावेशित सोल है ये, है ना, और जब इसमें क्या मिलाते हैं, वैद्युत अपघटय। वैद्युत अपघटय क्या होते हैं, आयनिक पदार्थ होते हैं, है ना। मान लो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, कहीं से बना होता है, Na आयन से और क्लोराइड आयन से बना होता है। तो जब किसी द्रव विरोधी सोल में वैद्युत अपघटय मिलाते हैं तो उसके जो कोलाइडी कण हैं ये अवक्षेपित हो जाते हैं। अवक्षेपित कैसे होते हैं, क्योंकि जब वैद्युत अपघटय इसमें मिलाते हैं तो जो वैद्युत अपघटय के आयन होते हैं वो कोलाइडी कणों के आवेश को उदासीन कर देते हैं। जैसे कोलाइडी कणों पर अगर मान लीजिए यहाँ पर धनावेश है तो विद्युत अपघटय के ऋणायन इनके कोलाइडी कणों के आवेश को उदासीन कर देते हैं, और अगर कोलाइडी कणों पर ऋणावेश हो तो वैद्युत अपघटय के धनायन कोलाइडी कणों के आवेश को उदासीन कर देते हैं। तो जब किसी द्रव विरोधी सोल में वैद्युत अपघटय मिलाया जाता है तो वैद्युत अपघटय के आयन कोलाइडी कणों के आवेश को उदासीन कर देते हैं, जिससे उनके बीच का जो प्रतिकर्षण बल है वो खत्म हो जाता है, और ये जो कण है ये उदासीन कण जो है परस्पर मिलकर के समूह बना लेते हैं और वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात अवक्षेपित हो जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखो। देखो, किसी सोल के अवक्षेपण में वह आयन प्रभावी होता है, मतलब विद्युत अपघटय का वह आयन प्रभावी होता है जिसके आवेश का जो चिन्ह होता है वो कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होता है। कहने का मतलब कि अगर कोलाइडी कण पर धनावेश है तो उसका जो वैद्युत अपघटय का जो ऋणायन है वो प्रभावी आयन होता है। वो क्या होता है, प्रभावी आयन। प्रभावी आयन या इसको बोलते हैं स्कंदक आयन, स्कंदक आयन, और अंग्रेजी में से बोलते हैं कोएगुलेटिंग आयन, कोएगुलेटिंग आयन, और या इसको बोलते हैं ऊर्णक आयन। ऊर्णक आयन क्या, कौन सा होता है, वो आयन होता है स्कंदक आयन या ऊर्णक आयन, वो आयन होता है जो कोलाइडी कणों के आवेश को उदासीन करता है, जो कोलाइडी कणों के अवक्षेपण के लिए उत्तरदायी होता है। वैद्युत अपघटय का वो आयन कहलाता है स्कंदक आयन, या उसको बोलते हैं प्रभावी आयन। तो देखो, ये बात हुई जो द्रव विरागी सोल होते हैं उनका स्कंदन किस प्रकार से किया जाता है। और स्कंदन क्या होता है, स्कंदन होता है कोलाइडी कणों का धीरे धीरे नीचे बैठने का प्रक्रम स्कंदन कहलाता है। और कोलाइडी कण कैसे स्कंदित होते हैं, जब इनका जो आवेश है वो उदासीन हो जाता है, इनके आवेश को हम किसी प्रकार से हटा देते हैं
है ना। ये हटाने की विधियां मैंने आपको बताई। तो आवेश हटने पर, कोलाइडी कणों का आवेश हटने पर इनके बीच का प्रतिकर्षण बल खत्म हो जाता है और ये एक दूसरे से मिल करके ये पुंजित हो जाते हैं, समूह बना लेते हैं, एग्रीगेट्स, और गुरुत्वीय बल के कारण ये नीचे बैठ जाते हैं। तो ये बात हुई द्रव विरागी शोल के स्कंदन की। तो ये स्कंदन किसे कहते हैं, मैं समझता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। और कौन सा आयन कोलाइडी कणों का अवक्षेपण करता है, कोलाइडी कणों के आवेश को उदासीन करने के लिए उत्तरदायी होता है, जिसके आवेश का जो चिन्ह होता है वो कोलाइडी कणों के आवेश के चिन्ह के विपरीत होता है ना। और वैद्युत अपघटक, जैसे इस पर धनावेश है तो इसका जो ऋणायन है वो इसके आवेश को उदासीन करने के लिए, अर्थात इस शोल के अवक्षेपण के लिए ये Cl आयन उत्तरदायी होता है। और इस आयन को बोलते हैं प्रभावी आयन और स्कंदक आयन, और या इसको बोलते हैं, इसको ठीक करिए, इसको बोलते हैं ऊर्णीकर्मक आयन। ऊर्णीकर्मक आयन, स्कंदन करने के लिए जो आयन उत्तरदायी होता है ना उसे बोलते हैं स्कंदक आयन या ये प्रभावी आयन। अब नेक्स्ट अगला हेडिंग डालिए, आयनों का स्कंदक या अवक्षेपक प्रभाव। अगला आपका टॉपिक, आयनों का स्कंदन या अवक्षेपक प्रभाव किसे कहते हैं। देखो, हमने ये जाना स्कंदन या अवक्षेपण किसे कहते हैं। जो द्रव विरागी शोल होते हैं उनके कोलाइडी कणों का धीरे धीरे नीचे बैठ जाना कहलाता है स्कंदन या अवक्षेपण। जब कोलाइडी कणों के आवेश को उदासीन कर देते हैं तो उनके जो कोलाइडी कण होते हैं उनके बीच का प्रतिकर्षण खत्म हो जाता है और वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं, और कोलाइडी कणों का आवेश वैद्युत अपघटय के उस आयन के द्वारा उदासीन होता है जिसके आवेश का जो चिन्ह होता है वो कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होता है। तो अब ये देखिए, आयनों का स्कंदन या अवक्षेपक प्रभाव क्या होता है। देखो, आयनों का स्कंदन प्रभाव उन पर उपस्थित आवेश के चिन्ह और उनकी संयोजकता पर निर्भर करता है। और आयनों का जो स्कंदन प्रभाव होता है वो हार्डी, उससे संबंधित हार्डी-सुल्से नियम है, वेरी इंपॉर्टेंट है हार्डी-सुल्से नियम। देखो, हार्डी-सुल्से नियम क्या है। हार्डी-सुल्से नियम, देखो, इस नियम के अनुसार किसी शोल का अवक्षेपण करने में वैद्युत अपघटय का वह आयन प्रभावी होता है जिस पर कोलाइडी कणों से विपरीत आवेश होता है ना। हमने अभी पढ़ा है, मान लीजिए ये एक कोलाइडी विलयन है, ये एक द्रव विरागी कोलाइडी विलयन है ना। और हमें पता है, मान ये कोलाइडी कण जो होते हैं वैद्युत आवेशित होते हैं, कोई आवेश होता है, मान लीजिए ऋणावेश है इनके ऊपर, है ना, ये ऋणावेशित शोल है। तो हम जानते हैं कि जब हम द्रव विरागी शोल में कोई वैद्युत अपघटय मिलाते हैं, वैद्युत अपघटय धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए इसमें हमने NaCl मिला दिया, Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस वैद्युत अपघटय के जो आयन होते हैं वो इसके कोलाइडी कणों के आवेश को उदासीन कर देते हैं। वैद्युत अपघटय का वो आयन कोलाइडी कणों के आवेश को उदासीन करेगा जिसके आवेश का जो चिन्ह होता है वो कोलाइडी कणों के विपरीत होता है। कोलाइडी कणों पर ऋणावेश है तो वैद्युत अपघटय का धनायन इनके कोलाइडी कणों को उदासीन करेगा। उदासीन होने पर ये कोलाइडी कण इनके बीच का जो प्रतिकर्षण है वो समाप्त हो जाएगा और ये इकट्ठे होकर के नीचे बैठ जाएंगे। यानी कि इनके स्कंदन के लिए
कोलाइडी कणों के स्कंदन के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी हो गया? ये जो धनायन है ये उत्तरदायी है। अगर इन पर पॉजिटिव चार्ज होता तो इनका स्कंदन किसके द्वारा होता? अवक्षेपण। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ऋणायन के द्वारा होता, तो फिर अवक्षेपण के लिए ये ऋणायन उत्तरदायी होता। तो यही लिखा है कि किसी सोल का अवक्षेपण करने में वैद्युत अपघटय का वह आयन प्रभावी होता है जिस पर कोलाइडी कणों से विपरीत आवेश होता है। अब अगला पॉइंट, आयनों का स्कंदन प्रभाव आयन की संयोजकता बढ़ने के साथ बढ़ता है। आयनों का जो स्कंदन प्रभाव होता है वो आयन की संयोजकता बढ़ने के साथ बढ़ता है। मतलब ये जो वैद्युत अपघटय है इसके जो ये धनायन और ऋणायन है इनकी संयोजकता अर्थात इन पर आवेश बढ़ने के साथ इनका जो स्कंदन प्रभाव होता है वो बढ़ता है। देखो ऋणावेशित सोल के प्रति धनायनों का जो स्कंदन प्रभाव होता है, भाई ऋणावेशित सोल में कोलाइडी कणों पर ऋणावेश होता है तो उनको कौन उदासीन करेगा? धनायन उदासीन करेंगे, जो वैद्युत अपघटय के धनायन है वो उदासीन करेंगे। तो ऋणावेशित सोल के प्रति धनायनों का स्कंदन प्रभाव निम्न क्रम में बढ़ता है। देखो जैसे ये सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, एल्यूमिनियम आयन है, टाइटेनियम आयन है, इसका स्कंदन प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, इससे कम इसका होता है। जैसे जैसे आयन की जो संयोजकता बढ़ती है ना उसका स्कंदन शक्ति जो है उसकी बढ़ती है ना, क्योंकि इस पर 4 यूनिट का धनावेश है ना। आवेश जितना बढ़ता जाएगा स्कंदन प्रभाव उतना ही बढ़ता जाएगा। स्कंदन प्रभाव बढ़ने का मतलब यह है कि उसकी कोलाइडी कणों को अवक्षेपित करने की जो अक्षमता है वो ज्यादा होगी। तथा धनावेशित सोल के प्रति ऋणायनों का स्कंदन प्रभाव निम्न क्रम में बढ़ता है ना। अगर धनावेशित सोल है, कोलाइडी कणों पर धनावेश है तो उनको उदासीन करने की जो शक्ति है वो इस प्रकार से आयनों की बढ़ती है ना। धनावेशित सोल को सबसे ज्यादा मात्रा में कौन स्कंदित अक्षमता किसकी होती है? इस आयन की होती है, उससे कम इनमें फिर इसकी होती है। आयनों पर जैसे जैसे आवेश बढ़ता है उसकी जो स्कंदन शक्ति होती है वो बढ़ती है, स्कंदन प्रभाव उसका बढ़ता है। कोलाइडी कणों को अवक्षेपित करने की जो इसकी क्षमता है वो बढ़ती है। तो ये हो गया आपका हार्डी-सुल्सेनियम, वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखो इसमें है कुछ नहीं है तो इसको नोट करना और इसको याद करना। यस, अगला टॉपिक आपका पूर्णन मान किसे कहते हैं? फ्लोकुलेशन वैल्यू, और ये ऐसे स्कंदन मान भी कहते हैं। पूर्णन मान को स्कंदन मान भी कहते हैं। देखो क्या परिभाषा है इसकी, किसी वैद्युत अपघटय की मिलीमोल प्रति लीटर में न्यूनतम सांद्रता में वह न्यूनतम सांद्रता जो 1 लीटर सोल को 2 घंटे में स्कंदित करने के लिए आवश्यक हो, वैद्युत अपघटय का पूर्णन मान या ऐसे बोलते हैं स्कंदन मान कहलाती है। किसी वैद्युत अपघटय की मिलीमोल प्रति लीटर में वह न्यूनतम सांद्रता जो 1 लीटर सोल को 2 घंटे में स्कंदित करने के लिए आवश्यक हो, वैद्युत अपघटय का पूर्णन मान या स्कंदन मान कहलाती है। स्कंदन मान जितना कम होगा आयन की स्कंदन अक्षमता उतनी ही अधिक होगी। और देखो यहाँ पे ये टेबल दी हुई है, यहाँ से समझ सकते हैं फेरिक ऑक्साइड सोल जो होता है धनावेशित होता है। सोल धनावेशित होगा तो कौन विद्युत अपघटय का कौन सा आयन इसको अवक्षेपित करेगा? धनावेशित है तो ऋण आयन अवक्षेपित करेगा, है ना। ये Cl आयन, सल्फेट आयन और ये फेरी साइनाइड आयन। अब देखो
स्कंदन क्षमता किसकी ज्यादा होती है? स्कंदन क्षमता किस आयन की ज्यादा होगी? जिस पर ज्यादा आवेश होगा, है ना। देखो जैसे ये है Cl आयन है, इसमें सल्फेट आयन है और ये फेरोसाइनाइड आयन है, फेरीसाइनाइड आयन, 3 यूनिट का नेगेटिव चार्ज। तो देखो धनावेशित सोल है ना, कोलाइडी कणों पर कौन सा आवेश है? धनावेश है। तो धनावेश को कौन उदासीन करेगा? ऋण आयन उदासीन करेंगे। तो इनमें मतलब अवक्षेपित या स्कंदित कौन करेगा? ऋण आयन करेंगे। तो इन ऋण आयनों में जो स्कंदन क्षमता है किसकी ज्यादा होगी? जिस पर ऋण आवेश ज्यादा होता है। तो इसकी स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी, और जिसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा होती है ना, उसका उन्नयन मान उतना ही कम होता है। आयन की स्कंदन शक्ति जितनी ज्यादा होती है उसका उन्नयन मान उतना ही कम होता है। देखो यहां देखिए इसको उन्नयन मान, देखो इनमें स्कंदन क्षमता किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, तो इसका जो उन्नयन मान है वो सबसे कम है। तो ये बात हुई उन्नयन मान। किसी वैद्युत अपघटय का मिलीमोल प्रति लीटर में वह न्यूनतम सांद्रता जो 1 लीटर सोल को 2 घंटे में स्कंदित करने के लिए आवश्यक हो कहलाता है वैद्युत अपघटय का उन्नयन मान या स्कंदन मान कहलाती है। यस, आपका नेक्स्ट टॉपिक द्रव स्नेही सोल का स्कंदन। इससे पहले हमने अभी तक पढ़ा द्रव विरोधी सोल का स्कंदन, अब द्रव स्नेही सोल का स्कंदन। देखो जो द्रव स्नेही सोल होते हैं वो वैद्युत अपघटय की थोड़ी मात्रा डालने पर अवक्षेपित नहीं होते। द्रव स्नेही सोल वैद्युत अपघटय की थोड़ी मात्रा डालने पर वो अवक्षेपित नहीं होते। देखो इससे पहले हमने ये पढ़ा कि जो द्रव विरोधी सोल होते हैं, है ना, जो मान लीजिए ये द्रव विरोधी सोल है, द्रव विरोधी सोल, जो द्रव विरोधी सोल होते हैं उसमें थोड़ी मात्रा में वैद्युत अपघटय मिला दिया, है ना। वैद्युत अपघटय मिलाने पर, वैद्युत अपघटय आयनिक पदार्थ होते हैं, है ना, तो इनके कोलाइडी कण अवक्षेपित हो जाते हैं। ये विद्युत आवेशित होते हैं, मान लो ऋणावेश है ना। तो जब वैद्युत अपघटय मिलाते हैं तो इस वैद्युत अपघटय के धनायन इनके ऋणावेश को उदासीन कर देते हैं और ये परस्पर मिलकर के अवक्षेप बना लेते हैं, जो द्रव विरोधी सोल होते हैं। लेकिन जो द्रव स्नेही सोल होते हैं ना, वो वैद्युत अपघटय की थोड़ी मात्रा डालने पर अवक्षेपित नहीं होते। यद्यपि उनके कोलाइडी कण का जो आवेश होता है द्रव स्नेही सोल के जो कोलाइडी कण का आवेश होता है वो वैद्युत अपघटय डालने पर उदासीन हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोलाइडी कण जो है वो परस्पर मिलकर के अवक्षेप नहीं बना पाते। तो इसका कारण ये होता है कि जो द्रव स्नेही सोल होते हैं, द्रव स्नेही सोल के जो कोलाइडी कण होते हैं वो विलायक योजित होते हैं, विलायक योजित, सोलवेटेड होते हैं। मतलब क्योंकि द्रव स्नेही सोल के कोलाइडी कणों का जो परिक्षेपण माध्यम है विलायक, उनके अणुओं के प्रति प्रबल आकर्षण होता है। तो जो द्रव स्नेही सोल होते हैं, द्रव स्नेही सोल में कोलाइडी कणों के चारों ओर परिक्षेपण माध्यम के अणुओं की परत होती है, जिसके कारण द्रव स्नेही सोल के कोलाइडी कण निरावेशित होने के बावजूद भी, मतलब उन पर आवेश न रहने के बावजूद भी वो परस्पर मिलकर के अवक्षेप नहीं बना पाते, क्योंकि उनके कोलाइडी कण के चारों ओर ये लेयर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, विलायक परिक्षेपण माध्यम के अणुओं की परत होती है, जिस वजह से वो एक दूसरे से मिलकर के वो अवक्षेप नहीं बना पाते। तो द्रव स्नेही सोल के कोलाइडी कणों को अवक्षेपित करने के लिए
दो चीजें करना आवश्यक होता है। पहली चीज तो सोल में वैद्युत अपघटय डाल करके उसको उदासीन करना आवश्यक होता है। वैद्युत अपघटय डाल करके क्या उदासीन करना आवश्यक होता है कोलाइडी कणों के आवेश को। दूसरा, कोलाइडी कणों के चारों ओर ये जो परिक्षेपण माध्यम के अणुओं की परत बनी हुई है, जिसे रक्षक परत भी बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर, इसको हटाना आवश्यक है। तो ये दो चीजें करनी पड़ती है, तब जो द्रव स्नेही सोल होता है उसके कोलाइडी कण भी अवक्षेपित हो जाते हैं। दो चीजें करनी पड़ेगी, एक तो वैद्युत अपघटय डाल करके उसके कोलाइडी कण के आवेश को उदासीन करना, और कोलाइडी कण के चारों ओर से परिक्षेपण माध्यम के अणुओं की परत हटाना, दोनों आवश्यक होता है। तो जब ये दोनों चीज हो जाती है तो ये कोलाइडी कण जो है वो फिर आपस में मिलकर के अवक्षेप बना लेते हैं। तो ये चीज आपकी समझ में आ जानी चाहिए। अगर द्रव स्नेही सोल जो है वो जल स्नेही है, अगर जल स्नेही सोल है तो जल स्नेही सोल के लिए, जल स्नेही सोल में कोलाइडी कण के चारों ओर जल के अणुओं की परत होती है। तो जल स्नेही सोल को अवक्षेपित करने के लिए एक तो इसमें वैद्युत अपघटय मिलाते हैं, और जल के अणुओं की परत को हटाने के लिए इसमें एल्कोहल या एसीटोन मिलाते हैं, एल्कोहल या एसीटोन मिलाते हैं। तो ये मिलाने पर देखो, वैद्युत अपघटय मिलाने पर तो आवेश उदासीन होता है, और एल्कोहल या एसीटोन के द्वारा जो परिक्षेपण माध्यम के अणुओं की परत है जल की, वो हट जाती है। तो इस प्रकार से जो द्रव स्नेही सोल होते हैं उनका अवक्षेपण किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं आशा करता हूँ सारी बातें आपकी समझ में आई हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।